ओके, सो गॉस थ्योरम डिस्कस करें। गॉस थ्योरम के पहले पहला टर्म डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जैसे मान लो यहाँ पे एक यूनिट एरिया मैंने लिया, कोई प्लेट है, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस जो जा रही हैं, ये कोई फेस है, इट्स एरिया इज ए एंड द इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इज ऑफ इंटेंसिटी ई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही हैं। अब यहां पे देखो, जो फ्लक्स का एक्सप्रेशन हमारा, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन जो फ्लक्स होगा 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट ए, हियर इट्स एरिया इज ए। अगर मान लो हम एरिया इसका ds लेते हैं तो यहाँ पे हम e डॉट ds कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ds ले लेता हूँ, ds is the area, so it is e dot ds। the flux passing through this small segment, या कितना भी हम एरिया लेते हैं, तो flux passing through this area is what e dot ds, dot product of electric field and area of that small segment। so that is the flux। flux is a scalar quantity। तो whenever we are taking dot product of two vectors, ये हमारा electric field is a vector quantity, जो एरिया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीस टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सो वी आर गोइंग टू गेट स्केलर रिजल्ट। तो ये हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। दैट इज ई डॉट ds which is equal to dot product of two vector p dot q is equal to pq cos theta। तो here what we can write e ds cos theta, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन है। where theta is the angle, ये जो थीटा है that is the angle between area and the field। तो जैसे इस केस में क्या है, एरिया का डायरेक्शन उधर ही होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन है फेस की तरफ। जैसे मान लो मैं अपना हाथ यहाँ पे रखता हूँ, सो इलेक्ट्रिक लाइंस, मेरे हाथ का जिधर फेस है, इलेक्ट्रिक लाइंस भी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। सो एरिया का भी डायरेक्शन वही है, ds भी इसी डायरेक्शन में है एंड फील्ड लाइंस आर आल्सो इन द सेम डायरेक्शन। सो हियर इन दिस केस एंगल बिटवीन एरिया, एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमारा जिधर फेस है, उस फेस का फेस जिधर है, या उस एरिया का जिधर फेस है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। सो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इन दिस केस एंगल बिटवीन एरिया एंड द फील्ड इज 0। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बिटवीन एरिया एंड फील्ड, दैट इज 0। अब वो इट में वेरी, मतलब अलग अलग एंगल भी हो सकता है। तो इट इज e डॉट ds cos थीटा। दैट इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, e ds cos थीटा। अब सपोज यहां पे अगर मैं कुछ एंगल बनाते हुए आता, अगर इन दिस केस दिस इज द एरिया एंड द इलेक्ट्रिक लाइंस आर लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इट इज मेकिंग सम एंगल 30 डिग्री। ठीक है, इस एरिया के साथ, एरिया के साथ, एरिया के डायरेक्शन, अब इस एरिया का फेस जिधर होगा, यही हमारा एरिया का डायरेक्शन है, दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ एरिया, जिधर उसका फेस होता है, और इलेक्ट्रिक लाइंस इस डायरेक्शन में है। तो इन दिस केस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज व्हाट 30 डिग्री। तो इन दिस केस फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, phi इज इक्वल टू e ds cos 30, जो भी एंगल दिया रहेगा। सो दिस 30 इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। सो एरिया का मैंने डायरेक्शन कैसे फाइंड किया, ये जो लूप है उसके सामने उसका जो फेस होता है, फेस का डायरेक्शन, फेस के डायरेक्शन हम एरिया का डायरेक्शन लेते हैं। इसका फेस किधर है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड इलेक्ट्रिक लाइंस आर मेकिंग सम एंगल 30 डिग्री। तो नाउ इन दिस केस फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट e ds cos थीटा। अगर मान लो इस लूप को मैं नेक्स्ट, अगर इसका एंगल मैं चेंज कर देता हूं, सपोज ऐसा है, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस एंड दैट लूप इज लाइक दिस, ये जो मैंने एरिया लिया हुआ है ये ऐसे है, एंड इलेक्ट्रिक लाइंस आर इन दिस डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक भी लाइन से, एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस उस एरिया से क्रॉस नहीं कर, मतलब उस एरिया से पास नहीं कर रही है, उसके बगल से जा रही है इलेक्ट्रिक लाइंस इन दिस केस। सो हियर व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड द फील्ड, फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस आर अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक लाइंस इस डायरेक्शन में, जबकि एरिया हमारा इस डायरेक्शन में है। सो एंगल बिटवीन दीस टू इज व्हाट 90 डिग्री। सो इन दिस केस फ्लक्स इज 0। In this case
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, ई, एरिया का डायरेक्शन, उसका फेस ऐसे है, मतलब मैंने इस लूप को या इस प्लेट को ऐसे रखा हुआ है, तो इसका फेस किधर है, वाई एक्सिस की तरफ, इसका एरिया का डायरेक्शन वाई एक्सिस पे है, बट इलेक्ट्रिक लाइंस किधर है, एक्स एक्सिस में। तो देखो एक भी लाइंस उस लूप को, उस प्लेट को क्रॉस नहीं कर रही। तो हियर इट इज ई ds cos 90, so in this case flux is 0, कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, कोई भी लाइंस उस प्लेट से पास नहीं कर रही हैं। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही हैं। अगर थर्ड केस, सपोज हम यहाँ पे ऐसा लेते हैं, ये हमारा एरिया है इस टाइप से, and electric lines are given this way, it is making 60 degree, these are the electric field, electric lines, and this is the plate. Now in this case I have to find the flux. तो flux मैंने क्या बताया था, first find the direction of the area, area का direction किधर है, तो area का direction क्या होगा, उस plate के face की तरफ, मतलब इसका face इधर है, that is what the direction of area, और electric lines ऐसे जा रही हैं, electric lines are like this. So I have to find the angle between area and the field. The 60 degree is given. अभी ऐसा नहीं कि जो भी एंगल दिया उसी को हम आंख मूंद के यूज कर लेंगे. The 60 is what? Angle between horizontal surface and the electric field. But हमको तो फाइंड किसमें करना है, एरिया और फील्ड के बीच का एंगल. So in this case what? If this value is 60, so this is the theta which I have to take. The angle between area, area का इस प्लेट का फेस किधर है, y एक्सिस पे, तो एरिया का डायरेक्शन y एक्सिस में है, and electric field lines are like this. So I have to take the angle between area and the field. So area और field के बीच में एंगल थीटा, that is 90 minus 60, because ये वाला इस साइड से x एक्सिस के साथ अगर वो 60 बना, इलेक्ट्रिक लाइंस x एक्सिस के साथ 60 बना रही, तो y एक्सिस के साथ कितना बनाएंगे, वो 30 डिग्री. So in this case flux is equal to E ds cos 30, because this theta, अब ऐसा नहीं कि 60 दिया था तो आंख मूंद के 60 ले लिया. The 60 is the angle between the plane of that area and the field, but हमको एरिया के डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, उसका फेस जिधर होता है, तो इसका फेस किधर है, y एक्सिस पे, और इलेक्ट्रिक लाइंस आर लाइक दिस, तो एंगल बिटवीन फेस ऑफ द एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री, बिकॉज़ ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 60 है, तो वर्टिकल के साथ कितना हो जाएगा, 30. सो दैट इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड द फील्ड. तो योर फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, E ds cos 30. क्लियर? ठीक है. तो नेक्स्ट, कोई भी हमारा जो चार्ज होता है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस, अगर कोई भी चार्ज है तो इट इज गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस. और जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, दोज लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस, वो रियल में नहीं होती. वो कोई भी चार्ज है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज लेता हूँ Q, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन से ट्यूब शेप स्ट्रक्चर में निकलती है बाहर, ऐसा. That's why it is called tube of forces. These are imaginary lines. हम इनको काउंट नहीं कर सकते कि कितनी लाइंस हैं, इस चार्ज से कितनी लाइंस निकल रही हैं, that we cannot count. हम काउंट नहीं कर सकते उनमें कितनी लाइंस वो जनरेट कर रहा है. ठीक है, these are imaginary lines. इसको एक चार्ज के फील्ड में दूसरा चार्ज होगा तो हम उस फोर्स को फील कर सकते हैं, we can calculate the force, बट हम इनको देख नहीं सकते ना, ये दिखती उतनी नहीं. These lines are imaginary. Why it is called tube of forces? Because of tube-like structure. तो कोई भी चार्ज है, अब उससे कितनी लाइंस निकलेंगी उनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते. नंबर्स में उनका काउंटिंग ऐसा नहीं, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, ऐसा काउंटिंग पॉसिबल नहीं है. सो ट्यूब ऑफ फोर्सेस मतलब कोई भी चार्ज जितना होता है, हम ये मानते हैं कि जितना उसका मैग्नीट्यूड है उतना ही वो ट्यूब ऑफ फोर्सेस जनरेट करता है. सो बिकॉज ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ ट्यूब लाइक structure, electric lines of forces are called tube of forces. Electric lines of forces are called tube of forces. These lines are called tube of forces. अब इनकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं, हमको नहीं मालूम होता कितना लाइंस है उसमें, तो हम क्या करते हैं, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसी की ट्यूब ऑफ, उसी को हम बोलते थे ट्यूब ऑफ फोर्सेस. मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. हम ये मान लेते हैं कि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतनी ही लाइंस वो जनरेट करेगा. क्लियर? इसकी काउंटिंग पॉसिबल है, इसको काउंट नहीं कर सकते कि कितनी लाइंस वो जनरेट करेगा.
1000 लाइन, 2000, 3000, ऐसा कुछ काउंटिंग पॉसिबल नहीं। हम ये मानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्सेज, इस चार्ज से जो ट्यूब ऑफ फोर्सेज निकलते हैं वो कितने होंगे, जितना उसका चार्ज होगा। ठीक है, तो अब अगर मान लो मैं दो चार्जेस रखता हूँ, एक क्यू है दूसरा 2q, तो क्यू में से कितनी लाइंस निकलेगी दैट वी कैन नॉट काउंट, बट हमको एक चीज का आइडिया है कि क्यू में से जो लाइंस निकलेंगी और 2q वाली लाइंस क्यू की डबल होंगी। यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, हमको ये नहीं मालूम है कि कितना उस चार्ज से कितनी नंबर ऑफ लाइन, हम इसको काउंटिंग नहीं कर सकते। ऐसा 1000, 2000, 1 लाख इसमें काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज दीज लाइंस आर इमेजिनरी। लेकिन हम ये मानते हैं कि जितना चार्ज है दोज आर द नंबर ऑफ लाइंस, मतलब उस चार्ज से उतना ही फ्लक्स निकल रहा है जितना उसका मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे सपोज अगर एक क्यू है, अगर मैं दो चार्ज रखता हूँ क्यू एंड 2q, इफ यू आर कंपेयरिंग क्यू एंड 2q, यहाँ पे मैं क्यू रखता हूँ, यहाँ पे 2q, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा उसका डबल फ्लक्स इससे निकलेगा। क्लियर, पर उसको काउंटिंग करने जाओगे तो नहीं मालूम चलेगा कि कितना फ्लक्स होगा, वो उसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमको ये मालूम है इससे जो फ्लक्स होगा उसका डबल फ्लक्स सेकंड वाले चार्ज से जाएगा बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज डबल। तो किसी भी चार्ज से उतनी लाइन निकलती है जितना उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस और नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्सेज आर व्हाट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट गॉस थ्योरम। So according to Gauss theorem, अगर सपोज कर हमारे पास Q चार्ज है, यहाँ पे Q इज द चार्ज, यहाँ पे मैंने Q चार्ज लिया। so अराउंड दिस चार्ज अगर मैं एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाता हूं तो ये पूरी इसकी चार्ज की पूरी लाइन इस गॉसियन सरफेस से पास करेगी। क्लियर? ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ ds, दिस स्मॉल सेगमेंट इज ऑफ एरिया ds, तो इस पूरे एरिया में से ये जो पूरा का पूरा 4 पाई r स्क्वायर उसका स्फेरिकल शेप है, मतलब इस क्यू के चारों तरफ जो टोटल एरिया है दैट एरिया इज व्हाट 4 पाई r स्क्वायर। इस जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर में से कितनी लाइंस जनरेट कर रहा है वो q नंबर ऑफ लाइंस। जितना चार्ज होता है, मैंने बताया ना कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना उतनी वो ट्यूब ऑफ फोर्सेस जनरेट करेगा। So this is what q is the magnitude of the charge around this. I will assume a Gaussian surface. So through this Gaussian surface मतलब 4 pi r square में लाइंस कितनी जनरेट कर रहा है वो q नंबर ऑफ लाइंस, वो q नंबर ऑफ लाइंस जनरेट q ट्यूब ऑफ फोर्सेस जनरेट कर रहा है। तो इन यूनिट एरिया it is going to generate q upon 4 pi r square। अब if I have to take this small segment, अब हम देखते हैं जरा इसमें से कितना लाइंस निकल रहा है, इस स्मॉल सेगमेंट में इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है। So for small segment ds, number of lines are what? Q upon 4 pi r square into ds. So this total area, number of lines generated by that charge what q. So through unit area it is q upon 4 pi r square. Now through a small segment ds, ये जो छोटा सा ds मैंने एरिया है उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा या कितनी नंबर ऑफ लाइंस वो जनरेट कर रहा है q upon 4 pi r square into ds. This is what the flux. ये जो छोटा सा मैंने एरिया लिया ना उसमें से जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज d phi। सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया, एक जो छोटे से एरिया में से फ्लक्स निकल रहा है दैट फ्लक्स इज दिस वैल्यू q upon 4 pi r square into ds। ये हमारा d phi की वैल्यू है, d phi जो फ्लक्स पासिंग थ्रू ये पूरे के पूरे स्फीयर, पूरा स्फेरिकल शेप मैंने पूरा गॉसियन सरफेस में से टोटल q नंबर ऑफ लाइंस जा रही थी। तो थ्रू यूनिट एरिया इट इज q upon 4 pi r square। नाउ इफ यू आर टेकिंग अ स्मॉल सेगमेंट ds, छोटा सा एरिया मैंने लिया ds, उसमें से जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज d phi। तो d phi इज व्हाट q upon 4 pi r square into q upon 4 pi r square into ds. This is what the number of lines passing through this small segment। ये जो छोटा सा सेगमेंट है उससे इतनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, इस चार्ज का यहाँ पे फील्ड भी होगा कुछ
इस चार्ज का यहाँ पे फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फ्लक्स है, दैट फ्लक्स वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट मिसिंग है, मतलब इस जो मेरा फ्लक्स है उसमें एप्सिलॉन नॉट है ही नहीं, तो मैं इस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। So what we are getting, d phi is equal to, we are getting Q upon 4 pi r square into ds। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, इस d phi के एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करूं, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, हम व्हाट वी कैन राइट, d phi is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into r square ds into epsilon naught। एक यहाँ पे देखो, थ्रू 4 पाई स्क्वायर, जो टोटल हमारा स्फेरिकल सरफेस, उससे कितनी लाइंस जा रही थी, q नंबर ऑफ लाइंस। तो थ्रू यूनिट एरिया इट इज q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। नाउ थ्रू अ स्मॉल सेगमेंट ds, अब ds से कितना जाएगा, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू ds। तो d phi मतलब यहां से जो नंबर ऑफ लाइंस जा रही है थ्रू स्मॉल सेगमेंट, d phi इज इक्वल टू व्हाट, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू ds। अगर मैं इस टर्म को टोटल आपको फ्लक्स चाहिए, तो एक स्मॉल एरिया से जो फ्लक्स जा रहा है थ्रू दैट स्मॉल सेगमेंट, d phi is equal to q upon 4 pi r square into ds। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट मतलब ये नंबर ऑफ लाइंस, इसको ऐसा बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस थ्रू ds, उस स्मॉल सेगमेंट से इतनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस थ्रू स्मॉल सेगमेंट ds इज व्हाट, q upon 4 pi r square into ds। अब सेम हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस थ्रू ds थ्रू स्मॉल सेगमेंट ds इज व्हाट, मैंने एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इफ इट इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। सो आई कैन राइट E ds इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब नंबर ऑफ लाइंस, मैंने क्या बताया था कि कोई भी चार्ज उतनी ही लाइन जनरेट करता है जितना वो चार्ज होता है, क्लियर। नंबर ऑफ लाइंस थ्रू ds, number of lines through ds is what, electric field into ds into epsilon naught। through that small area number of lines are what, through that small area number of lines, तो number of lines are through ds is what, e ds into epsilon naught। अगर अपने को टोटल नंबर ऑफ लाइंस चाहिए तो इसी को इंटीग्रेट कर दो, बिकॉज छोटे से एरिया में से इतना लाइंस जा रही है, तो अगर हम टोटल लाइंस चाहते हैं तो इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, number of lines are what, integration of E ds into epsilon naught। एक मैंने स्मॉल एरिया से इतनी लाइंस जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो। और मैंने क्या बोला कि कोई भी चार्ज उतनी ही लाइंस जनरेट करता है जितना उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज व्हाट, जस्ट q। इस एप्सिलॉन नॉट को नीचे डिवाइड कर दो, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। और यही हमारा फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, q बाय, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, नंबर ऑफ लाइंस ठीक है। तो जो हमारा नंबर ऑफ लाइंस थ्रू ds, थ्रू उस स्मॉल एरिया में इतनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही थी, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ लाइंस थ्रू दैट स्मॉल सेगमेंट ds, जो पूरा का पूरा चार्ज है, पूरे चार्ज से q नंबर ऑफ लाइंस जनरेट हो रही है, तो इन 4 pi r square in the total area number of generated lines are q, in unit area it is q upon 4 pi r square, in ds the lines which are passing through this small segment, the lines which are passing through that small segment is what, q upon 4 pi r square into ds। अब इससे जो लाइंस जा रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस, वो जो छोटा सा मैंने एरिया लिया है स्मॉल सेगमेंट, सो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट स्मॉल सेगमेंट इज व्हाट, q upon 4 pi r square into ds। इस नंबर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट वी आर गेटिंग, q upon 4 pi epsilon naught r square into ds into epsilon naught। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो E ds epsilon naught। ये उस छोटे से एरिया से, मतलब एक जो मैंने स्मॉल सेगमेंट लिया उसमें से इतनी लाइंस जा रही है,
तो इफ यू हैव टू फाइंड द टोटल लाइंस, मतलब पूरा का पूरा जो 4 पाई आर स्क्वायर उससे कितनी लाइंस जाएगी, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इफ यू आर इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को मैं लेफ्ट साइड लिया, और हमको मालूम है कि कोई भी चार्ज उतनी लाइंस जनरेट करता है जितना उसका चार्ज का वैल्यू होता है। क्लियर, कोई भी चार्ज कितनी लाइंस जनरेट करेगा जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो टोटल लाइंस जनरेटेड बाय दैट चार्ज इज व्हाट, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो q बाय एप्सिलॉन नॉट व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds, और ये जो हमारा e डॉट ds है यही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स इज व्हाट, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा गॉस थ्योरम है। क्लियर, सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, कोई भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से उतना ही फ्लक्स पास करता है। The total flux passing through a closed Gaussian surface is equal to total charge enclosed within that Gaussian surface divided by epsilon naught। मतलब जो total flux होगा that is equal to total charge upon epsilon naught। वो Gaussian surface में जितना charge enclosed होगा that Q divided by epsilon naught is equal to total flux। तो according to Gauss theorem flux is equal to Q by epsilon naught, या integration, this flux का expression is what, integration of E dot ds is equal to q by epsilon naught। So that is what the total flux passing through according to Gauss theorem। According to Gauss theorem total flux passing through a closed Gaussian surface total flux passing through a closed Gaussian surface is equal to total charge enclosed within that Gaussian surface divided by epsilon naught। total charge enclosed within that Gaussian surface divided by epsilon naught, that is what the Gauss theorem is। कोई भी Gaussian surface से उतना ही फ्लक्स जाता है जितना उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होगा। the charge which is enclosed within that Gaussian surface, कहीं से भी हम अगर Gaussian surface बनाते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होता है only that charge is responsible for the flux। so total flux is equal to total charge divided by epsilon naught। that is what the Gauss theorem is। कि कोई भी अगर आप कहीं पे भी किसी पॉइंट के अराउंड एक अगर गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा ओनली दैट चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट गॉसियन सरफेस। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो गॉसियन सरफेस कहीं से कहीं पे भी हम अगर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज होता है ओनली दैट चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लक्स। मान लो जैसे हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, इसके चारों तरफ लाइंस जा रही हैं, द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q, ठीक है, इस टाइप से। अब मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, मैं दो गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, एक गॉसियन सरफेस यहां पे बना रहा हूं, एक यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो गॉसियन सरफेस है थ्रू दिस सरफेस जो टोटल फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द टोटल फ्लक्स, कोई भी गॉसियन सरफेस उतना ही फ्लक्स निकलता है जितना उसके अंदर चार्ज होता है, दैट टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इफ यू आर फाइंडिंग फ्लक्स फॉर दिस गॉसियन सरफेस, इसके लिए अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा phi1, तो phi1 क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, बिकॉज़ इसके अंदर चार्ज था, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं,
इसलिए इसका इसका फ्लक्स होगा phi 2 वो क्या होगा 0 by epsilon naught which is equal to 0। मतलब इस गॉसियन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, इसका नेट फ्लक्स 0 है। ये कर क्या है, एक साइड से फ्लक्स एक्सेप्ट एक साइड से इलेक्ट्रिक लाइंस एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे साइड से इलेक्ट्रिक लाइंस जनरेट कर दे रहा है। सो द टोटल फ्लक्स जनरेटेड बाय दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स नहीं जनरेट हो रहा है। क्लियर? बिकॉज़ इसके अंदर चार्ज ही नहीं है। So in the first case, ये जो हमारा फर्स्ट गॉसियन सरफेस था, इससे हमारा टोटल फ्लक्स कितना जनरेट हुआ, q by epsilon naught थ्रू द सेकंड गॉसियन सरफेस। ये जो है, अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है, उनको लगता है कि यहाँ से भी तो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो वो एक साइड से जनरेट कर रहा है तो एक साइड से एक्सेप्ट भी तो कर रहा है। यहाँ पे भी है फ्लक्स, ऐसे लाइंस जा रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग लाइक दिस, बट इसमें हो क्या रहा है, नेट फ्लक्स इसका 0 है, बिकॉज इनवर्ड यहाँ पे क्या है, 4 लाइन इंटर कर रहे हैं, 4 लाइंस बाहर जा रही हैं। तो लेफ्ट साइड से जो नेगेटिव फ्लक्स है, बिकॉज लेफ्ट साइड से फ्लक्स जा रहा है और राइट साइड से फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो लेफ्ट साइड से वो फ्लक्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में फ्लक्स क्या है, नेगेटिव, और राइट साइड में फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। सो नेट फ्लक्स ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, ये जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया उसका नेट फ्लक्स क्या है, 0, बिकॉज इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। क्लियर? क्लियर यहां तक? तो लेफ्ट साइड में यहां पे क्या है, यहां पे नेगेटिव फ्लक्स है और इधर फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। तो नेट फ्लक्स हमारा क्या है, ओवरऑल जो नेट फ्लक्स है फॉर दिस गॉसियन सरफेस इट इज 0। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसा नहीं कहीं पे गॉसियन सरफेस बना दिया, हमको फ्लक्स दिखाई दे रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे अंदर चार्ज होगा। यहाँ पे क्या, वो एक साइड से फ्लक्स एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे साइड में फ्लक्स जनरेट कर दे रहा है। ठीक है, अब चलो इसी टाइप से एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूं। सो अकॉर्डिंग टू गॉसियन, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट गॉसियन सरफेस। सेकंड, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, मान लो हमारे पास यहाँ पे चार्ज है 2q, देयर इज अनदर चार्ज q। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। द फर्स्ट गॉसियन सरफेस इज लाइक दिस एंड द सेकंड गॉसियन सरफेस इज लाइक दिस। Now I have to find the flux through the first and second Gaussian surface. तो देखो जो फर्स्ट Gaussian surface है, इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, phi 1 is equal to what, total charge enclosed within that Gaussian surface। इसके अंदर चार्ज कितना enclosed है, 2q डिवाइड बाय epsilon naught। ये जो पार्ट है इससे टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, बड़ा वाला जो Gaussian surface, तो उसके अंदर टोटल कितना चार्ज enclosed है, वो इसकी लाइंस को भी, ये भी चार्ज उसी के अंदर है और ये भी चार्ज उसी के अंदर है। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकंड Gaussian surface phi 2 is equal to 2q plus q divided by epsilon naught। तो जो सेकंड वाला लूप है उसके अंदर दोनों ही चार्जेस आ जा रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स फॉर दिस लूप इज व्हाट, 3q by epsilon naught एंड टोटल फ्लक्स फॉर दिस इज व्हाट, 2q by epsilon naught। अब मान लो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस अपने मन से यहाँ पे बना ले रहा हूँ, तो ठीक है, उस ये वाले से फ्लक्स क्या होगा, इस वाले से 0, बिकॉज उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। ये जो मैंने थर्ड गॉसियन सरफेस बनाया, the total charge enclosed within that Gaussian surface is 0। इस Gaussian surface के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो अब ऐसा नहीं कि लाइंस नहीं होगी, इसकी लाइंस ऐसे जा सकती है, इसकी भी लाइंस ऐसे जा सकती है, इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, ये भी ऐसे जा सकती है जनरेट करके, लेकिन इसका नेट फ्लक्स 0 होगा। उसके अंदर उस Gaussian surface में जितना वो फ्लक्स एक्सेप्ट करेगा उतना ही फ्लक्स जनरेट कर देगा, मतलब इसके लिए टोटल फ्लक्स 0 है। क्लियर? तो कोई भी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो उसका नेट फ्लक्स 0 होता है। हाँ, हो सकता है उसके सरफेसेस पे लाइंस हो, बट उनका नेट फ्लक्स 0 ही रहेगा हमेशा। चलो इसी टाइप से मैं और एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो जो गॉसियन का स्टेटमेंट है दैट इज अबाउट द टोटल फ्लक्स, कि उस गॉसियन सरफेस से, अब सपोज अगर यहां पे ऐसा हो, थर्ड क्वेश्चन, सपोज देयर इज अ चार्ज q, ठीक है, इससे लाइंस इस टाइप से जा रही है, और मैं यहां पे गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, सपोज इफ आई एम अज्यूमिंग अ गॉसियन सरफेस हियर। तो इस गॉसियन सरफेस के क्रॉस, बिकॉज इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, सो द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स इज 0।
लेकिन सपोज उन्होंने पूछा कि केवल इस साइड का फ्लक्स बताओ, यहां से यहां तक का, बस इतना, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पार्ट, यहां से यहां तक का केवल। तो इस पार्ट का, इस पूरे गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स 0 है, लेकिन यहां से यहां तक जो फ्लक्स है वो इनवर्ट फ्लक्स है, एक साइड से वो फ्लक्स को एक्सेप्ट कर रहा है यहां से। तो इसके लिए फ्लक्स क्या है, जो टोटल फ्लक्स आ रहा है वो नेगेटिव है, बिकॉज वो लाइंस को एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर? ये जो मैंने बड़ी सी लाइन बनाई ना, इसके लिए हमारा नेगेटिव है, और राइट साइड वाले पार्ट के लिए, इसके लिए फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। मतलब ये समझो -5 है, 5 इज व्हाट -5 और 5 इज इक्वल टू व्हाट +5। तो ये जो हमारा मतलब फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ में लाइंस को एक्सेप्ट कर रहा है और सेकंड हाफ से लाइंस को वो जनरेट कर रहा है। तो फर्स्ट हाफ के लिए जो फ्लक्स है फॉर द फर्स्ट हाफ, ये जो रेड पार्ट है उसके लिए फ्लक्स नेगेटिव है, और उतना ही फ्लक्स दूसरे पार्ट के लिए क्या, पॉजिटिव। बट नेट फ्लक्स के लिए हमारा नेट फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, 0। और वैसे भी देख लो, इन दोनों का पार्ट ऐड करोगे तो नेट फ्लक्स इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर? तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी गॉसियन सरफेस हम कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हैं, अगर उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज हो रहा है तभी वो नेट फ्लक्स जनरेट करेगा। अगर उसके अंदर नेट चार्ज 0 है, सो नेट, अब देखो इसका नेट फ्लक्स 0 आ रहा था। कभी कभी क्या स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे इधर से तो फ्लक्स जा रहा है, चार्ज अंदर नहीं तो भी फ्लक्स इसके लिए मिल रहा है, तो वो टोटल फ्लक्स नहीं है। ये जो राइट हाफ है या लेफ्ट हाफ है, दैट इज नॉट द टोटल फ्लक्स। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स डिपेंड करता है टोटल चार्ज पे। अब मैं राइट हाफ के लिए फ्लक्स निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा फ्लक्स, बट दैट इज नॉट द टोटल फ्लक्स। ये जो ब्लू पार्ट वाला है फ्लक्स, वो टोटल फ्लक्स नहीं है, रेड वाला पार्ट भी टोटल फ्लक्स नहीं है। तो इसके लिए नेगेटिव मिल रहा है, इनके लिए पॉजिटिव। बट नेट फ्लक्स मैं निकाल रहा हूं तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। क्यों? बिकॉज इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां से गॉसियन सरफेस बनाता हूं तब इसके लिए मिलेगा फ्लक्स, इसके लिए फ्लक्स क्या मिलेगा, Q/ε0। तो फॉर दिस गॉसियन सरफेस वी आर गोइंग टू गेट द फ्लक्स। इसका नेट फ्लक्स मिल रहा है बिकॉज इसके अंदर चार्ज है, लेकिन इसका नेट फ्लक्स क्या था, 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से एक एग्जांपल, फोर्थ। अगेन सपोज देयर इज अ there are charges Q, 2Q, 3Q, -Q, -2Q, ऐसे मैंने चार्जेस रखे हुए हैं। मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। सपोज फर्स्ट गॉसियन सरफेस मेरा ये है, दिस इज द फर्स्ट गॉसियन सरफेस। सेकंड वाला मेरा ये वाला पार्ट है, दैट इज द सेकंड गॉसियन सरफेस। थर्ड इज दिस। नाउ आई हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू ऑल दीस गॉसियन सरफेस। तीनों ये तीनों के लिए हमको फ्लक्स बताना है। तो इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, 5 फॉर दिस गॉसियन सरफेस। व्हाट इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दिस गॉसियन सरफेस, -2Q, Q और 3Q। तो -2Q + Q + 3Q डिवाइड बाय ε0। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस। फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर। अब ये वाला गॉसियन सरफेस, उसके अंदर चार्ज कितना है, 3Q, 2Q और -Q। तो 5 2 इज इक्वल टू व्हाट, 3Q + 2Q - Q डिवाइड बाय ε0।